everyone and welcome to GS Puran. Today we will begin with chapter 7, From a Kingdom to an Empire. Now, this chapter talks about Ashoka. Now the lines in our notes and coins have a long history. जो हमारे coins और हमारे notes currency में जो ये pillar ये फिगर होता है, इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, उसके बारे में आज हम जानेंगे. तो अशोका जो था, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर, और वो अपने इंस्ट्रक्शन जो था वो इंस्क्रिप्शंस में इंस्क्राइब करता था पिलर्स के फॉर्म में. तो पिलर्स होते थे और रॉक सरफेसेस पे वो इंस्क्राइब करता था. सो नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस कि किंगडम और एम्पायर में डिफरेंस क्या होता है और इसके किंगडम को एम्पायर क्यों कहते हैं. तो एम्पायर जो अशोका रूल करता था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था 23 ईयर्स अगो. और जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनको एक वाइस मैन जिनका नाम था चाणक्य, कौटिल्य भी कहते थे, उनके सपोर्ट से ही उसने ये एम्पायर इस्टेब्लिश किया था. चाणक्य के जो आइडियाज़ हैं वो हमें एक बुक है अर्थशास्त्र, उसमें मिलते हैं. नाउ डायनेस्टी क्या होती है. जब सेम फैमिली के मेंबर्स रूलर बनते हैं तो उसको हम डायनेस्टी कहते हैं. जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, उनके बेटे आए, बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक आए. तो ये फैमिली में ही हमारे जो किंग हैं वो निकल के आ रहे हैं, तो इसलिए इसको हम डायनेस्टी भी कहते हैं, मौर्यन डायनेस्टी. नॉइस एम्पायर में बहुत सारी सिटीज़ थीं, जैसे पटालीपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन. जो तक्षशिला था उसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट का गेटवे, क्योंकि वो यहाँ पे, ये हमारा इंडिया है ना, तो वो यहाँ पे प्लेस्ड है, तो नॉर्थ वेस्ट का गेटवे है ये, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया. और जो उज्जैन है वो कहाँ लाई करता है, नॉर्थ साउथ रूट पे. जो हमारा नॉर्थ टू साउथ इंडिया ट्रेड रूट था, उस रूट पे उज्जैन लाई करता था. तो इसलिए जो ये सिटीज़ थी वहाँ पे कौन लोग ज़्यादा होंगे जो ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि मर्चेंट, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट्समैन. विलेजेस भी थे जहाँ फार्मर्स रहते थे, हर्डर्स रहते थे. सेंट्रल इंडिया में हमें फॉरेस्ट ज़्यादा मिलते हैं और यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे और एनिमल्स को हंट किया जाता था. तो जो एम्पायर था उसमें डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी. अब एक बार हम मैप में ये प्लेसेस देख लेते. जैसे ये तक्षशिला है, ये नॉर्थ वेस्ट में है, इसलिए इसको नॉर्थ वेस्ट का गेटवे कहते हैं. ये उज्जैन है, ये नॉर्थ टू साउथ ट्रेड रूट पे लाई करता है. नाउ मूविंग फर्दर, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम. जो एम्परर्स होते हैं उनको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कंपैरिजन टू किंग्स, क्योंकि एम्पायर्स जो होते हैं उनका एरिया ज़्यादा होता है और उनको बड़ी आर्मीज़ चाहिए होती है उस एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो क्योंकि आर्मीज़ की ज़रूरत है और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स भी होंगे. नाउ रूलिंग द एम्पायर. तो क्योंकि एम्पायर लार्ज था तो डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंटली रूल करते थे. जैसे जो कैपिटल एरिया था पटालीपुत्र, वो एम्परर डायरेक्टली कंट्रोल करता था. ऑफिशियल्स थे जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, किससे, फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट्समैन से, ट्रेडर से, जो विलेजेस में रहते थे और टाउन में रहते थे. और ऑफिशियल्स जो थे वो उनको पनिश भी करते थे जो किंग के ऑर्डर्स को ओबे नहीं करता था. और इन ऑफिशियल्स को तो सैलरी भी मिलती थी. कुछ ऑफिशियल्स को नहीं मिलती होगी, बट मोस्टली सबको सैलरीज मिलती थी. मैसेंजर्स भी थे इस एम्पायर में और स्पाइस भी थे जो किस पे नज़र रखते थे, ऑफिशियल्स पे नज़र रखते थे. और एम्परर जो था वो, मतलब ये सब लोग एम्परर को सुपरवाइज करते थे. मतलब एम्परर इन सबको सुपरवाइज करता था. किसकी मदद से, रॉयल फैमिली और सीनियर मिनिस्टर्स की मदद से. तो ये तो था कैपिटल सिटी.
ना जो बाकी एरियाज़ थे उनको प्रोविंसेस कहते थे और हर प्रोविंस का एक कैपिटल होता था, जैसे तक्षशिला और उज्जैन है। तो ऑल्दो दीज वर प्रोविंसेस, लेकिन इनमें कुछ अमाउंट ऑफ कंट्रोल जो कैपिटल सिटी था वहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं था, बट कुछ अमाउंट ऑफ कंट्रोल एम्परर के थ्रू था। तो जो रॉयल प्रिंसेस होते थे उनको एज गवर्नर भेज देते थे, जैसे अशोक जो था वो उज्जैन का गवर्नर था, तो रॉयल प्रिंसेस को एज गवर्नर भेज देते थे, वहाँ के कुछ लोकल कस्टम्स और रूल को फॉलो करते थे। तो ये एरिया तो वास्ट था ही, और इनके बीच में जैसे ये तक्षशिला हो गया, ये उज्जैन हो गया, तो इनके बीच के सेंटर्स भी बहुत बड़े थे। जैसे कि जो सेंट्रल इंडिया है वो फॉरेस्ट रिच एरिया है, ठीक है। फिर मौर्यास जो थे उन्होंने रोड और रिवर्स को भी कंट्रोल किया। क्यों? ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इससे जो भी टैक्सेस कलेक्ट हो पाए, ट्रिब्यूट कलेक्ट हो पाए, वो कलेक्ट होते थे। जैसे अर्थशास्त्र में हमको पता चलता है कि जो नॉर्थ वेस्ट था वो इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, और जो साउथ इंडिया था वो इम्पॉर्टेंट था गोल्ड और प्रेशियस स्टोन के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि इनको एज अ ट्रिब्यूट यूज़ किया जाता हो। नाउ हाउ इज़ अ ट्रिब्यूट डिफरेंट फ्रॉम अ टैक्स? तो टैक्सेस जो होते हैं वो कलेक्ट होते हैं रेगुलर बेसिस पे, और जो ट्रिब्यूट होते हैं वो कलेक्ट होते हैं एज एंड व्हेन, जब लोगों को, जब पीपल को मतलब वो देना चाहते हैं, व्हेन दे आर विलिंग टू पे, तब दिया जाता है ट्रिब्यूट। नाउ दे वर फॉरेस्टेड रीजन्स, ठीक है, और ये जो एरियाज थे वो मोर और लेस इंडिपेंडेंट थे, लेकिन तब भी इनको एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स मॉडर्न ऑफिशियल्स को पहुंचाना होता था। नाउ एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, तो मेगास्थनीज एक एम्बेसडर था, ग्रीक एम्बेसडर था, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, तो मेगास्थनीज ने जो कैपिटल सिटी है पटालीपुत्र, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो उसमें ये कहा है कि जब एम्परर आम जनता से मिलता था तो बहुत ही ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस निकलते थे। ही वॉज कैरिड ऑन गोल्डन प्लैंक्विन, ठीक है, सोने की पालकी में उनको लेके जाया जाता था, और उसको गार्ड कौन करते थे? एलिफेंट्स, और एलिफेंट्स भी डेकोरेटेड होते थे गोल्ड और सिल्वर से। कुछ गार्ड्स थे जो पेड़ों पे लाइव बर्ड्स को लेके चलते थे, और वो किंग को सर्कल करती थी। किंग वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, और किंग जो था वो उसको डर था कि कोई उसको मार ना दे, इसलिए स्पेशल सर्वेंट रखे थे कि वो जो भी खाना खाएगा वो पहले सर्वेंट्स को टेस्ट कराया जाएगा। और जो किंग था वो कभी भी सेम बेडरूम में 2 रात से ज़्यादा नहीं रुकता था। अब पटालीपुत्र के बारे में क्या बोलता है ये कहता है कि ये बहुत ही लार्ज और ब्यूटीफुल सिटी थी, मैसिव वॉल्स से सराउंडेड थी। यहाँ पे 570 टावर्स थे, 64 गेट्स थे, और यहाँ के जो हाउसेस थे वो 2 से 3 मंजिल के थे, मड और वुड के बने थे, और जो किंग का पैलेस था वो वुड का बना था, और स्टोन की कार्विंग्स थी उस पर, और इट वॉज सराउंडेड बाय गार्डन्स एंड इनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। अशोका जो था वो बहुत ही यूनिक रूलर था। क्यों? क्योंकि वो अपना मैसेज आम जनता में प्रोपगेट करता था, किसके थ्रू? इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, और वो किस लैंग्वेज में होती थी? प्राकृत, रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोका ने जब कलिंग वॉर लड़ी, कलिंग उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा का एशियन नाम है, तो वो कलिंग वॉर में जब गया तो वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाई हो गया था वायलेंस और ब्लडशेड देख के। तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो कोई वॉर नहीं लड़ेगा, एंड ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। जीतने के बाद लड़ाई करना छोड़ देने वाला वो इकलौता राजा था वर्ल्ड में। अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो डिस्क्राइब करती है कलिंग वॉर को। तो उसमें लिखा है कि 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंग, ये अशोका बोलता है। अबाउट 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh were killed. This filled me with sorrow.
तो whenever an independent land is conquered, lakh of people die and many are taken into prison. तो जब भी कोई इंडिपेंडेंट लैंड को कोई भी कॉन्कर करता है तो बहुत लोग उसमें मरते हैं, बहुत लोग प्रिजनर्स बन जाते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण्स और मॉन्क्स मर जाते हैं, जो लोग काइंड होते हैं वो भी मर जाते हैं, स्लेव्स, सर्वेंट्स सब मर जाते हैं. इसीलिए वो सैड है और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अब से वो धम्मा का फॉलो करेगा और लोगों को भी इसके बारे में बताएगा. उसने कहा कि विनिंग पीपल ओवर धर्मा इज़ मच बेटर दैन थ्रू फोर्स. लोगों को धम्मा से जीतना ज़्यादा अच्छा है, ना कि बाय फोर्स. और ये मैसेज ये इंस्क्राइब कर रहा है फ्यूचर के लिए, फॉर माई सन, ग्रैंडसन, ताकि वो लोग कभी भी वॉर के बारे में ना सोचें और इंस्टेड धम्मा को स्प्रेड करने का सोचें. ना धम्मा जो है एक प्राकृत वर्ड है जिसका मीनिंग संस्कृत में होता है धर्म. सॉरी. ना अशोका को जो धम्मा था वो वर्शिप करने को नहीं कहता था, कोई सैक्रिफाइस परफॉर्म करने को नहीं कहता था. तो उसका मानना ये था कि जैसे फादर होता है अपने बच्चों को सिखाता है, वैसे ही किंग की ड्यूटी है अपने सब्जेक्ट्स को इंस्ट्रक्शंस देने की. और इसकी जो ये टीचिंग्स हैं वो बुद्धा से भी इंस्पायर्ड है. तो उसके राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो उसको ट्रबल करती थी. जैसे उसके राज्य में डिफरेंट रिलीजन्स थे और उसकी वजह से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, एनिमल सैक्रिफाइस होते थे, स्लेव सर्वेंट्स के साथ इल ट्रीटमेंट होता था, झगड़े होते थे फैमिली में, नेबर्स में. तो उसको लगता था कि ये उसकी ड्यूटी है कि इनको सॉल्व करे. तो इसीलिए उसने धर्म माता को अपॉइंट किया जो जगह जगह जाके लोगों को धम्मा के बारे में बताएंगे. इसके अलावा उसने अपने जो मैसेजेस थे वो रॉक्स और पिलर्स पे इंस्क्राइब भी करे और अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट किया कि जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए इसको पढ़ के सुनाएं. और उसने मैसेज अपने मैसेंजर सेंड किए धम्मा के आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए बाहर भी, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, और अपने बेटा महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा. उसने कुएं बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए, उसने मेडिकल ट्रीटमेंट की मतलब अरेंजमेंट करवाई ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स दोनों के लिए. ना ये फ़ोटो है, ये एक कैपिटल है जिसमें फिगर किसका है, बुल का. ये कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नाउ अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स. तो लोग जो होते हैं वो बहुत सारे रिचुअल करते हैं जब उनकी तबीयत ख़राब होती है या जब किसी की शादी होती है या कोई पैदा होता है. तो अशोका का कहना ये था कि ये सब रिचुअल यूज़फुल नहीं है. इंस्टेड लोगों को अदर प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व करनी चाहिए जो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी, जैसे कि स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ जेंटल रहना, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, हर क्रीचर को कंपैशन के साथ ट्रीट करना, ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को गिफ्ट देना. एंड उसका कहना ये था कि अपने रिलीजन को प्रेस करना या दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करना बहुत गलत है, दोनों ही चीज़ें गलत हैं. ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन. दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए. अगर कोई अपने रिलीजन की प्रशंसा कर रहा है और दूसरे की बुराई कर रहा है तो वो ज़्यादा हार्म कर रहा है अपने रिलीजन को. दूसरे के रिलीजन की बुराई करके वो अपने रिलीजन को ज़्यादा हार्म कर रहा है. तो इसीलिए वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज़ ऑफ अदर्स रिलीजन और रिस्पेक्ट करना चाहिए. ये सब एक स्क्रिप्ट्स में क्या लिखा हुआ है, लेटर ए ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा है, देवनागरी में ऐसे, बंगाली में ऐसे, मलयालम में ऐसे, तमिल में ऐसे. ठीक है. नाउ द चैप्टर हैज़ कम टू एन एंड, but there are certain important things which I want you to note. Now just have a look at this map. ये मैप बताता है हमें important trade routes including silk route. जो ये रेड वाली है ये चाइना के कंट्रोल में थी, ठीक है, और ये रोमन्स के कंट्रोल में थी. ठीक है. तो ये बस एक रूट को आप एक बार ग्लांस कर लीजिएगा. और दूसरा है ये मैप. इस मैप में ये जो पोर्ट्स है ना, पटाला, बारबैरिकम, सोपात्मा, मुजरीज़, पोडुका, ये सब जो है इनको आप
मेमोराइज़ कर लीजिएगा, बिकॉज समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड कि ये सब कहाँ हैं, और इनके जो अभी के नाम है वो भी आप नोट कर लीजिएगा. सो दिस विल बी योर होमवर्क. नाउ लुकिंग अहेड, तो मौर्यन एम्पायर जो था वो 2200 साल पहले कोलैप्स कर गया था. उसकी जगह पे नए किंगडम्स आए थे, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में आए इंडो ग्रीक्स. उन्होंने 100 साल तक रूल किया. इसके बाद सेंट्रल एशियन पीपल आए, शाकाज, जिन्होंने अपने किंगडम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में इस्टेब्लिश किए. इनका किंगडम 500 साल तक रहा, जब तक गुप्ताज नहीं आए. और शाकाज जो थे वो कुशानाज, शाकाज के बाद कुशानाज आए. फिर नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में जो मौर्य का जनरल था पुष्यमित्र शुंग, उसने अपने शुंग डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी. शुंगाज वर फॉलोड बाय कन्वाज. ठीक है, उसके बाद गुप्ताज आए. नौ जो शाकाज थे जो वेस्टर्न इंडिया में रूल कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े थे सतवाहनास के साथ. वो कहाँ रूल करते थे? वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में. सतवाहना किंगडम जो था वो 2100 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ था और 400 साल तक रूल किया गया था. फिर 1700 ईयर्स अगो एक और फैमिली आई, वकाटक्स, जो सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल हो गए. साउथ इंडिया की बात करें तो चोला, चेरा, पांड्या ने 22,000 साल 1800 साल पहले के बीच में यहाँ पे रूल किया. और 1500 ईयर्स अगो देयर वर 2 लार्ज किंगडम, पल्लवाज और चालुक्याज, एंड देयर वर सेवरल अदर किंगडम्स एज वेल. और इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? कॉइन्स से, इंस्क्रिप्शन से और बुक्स से. There were other changes that were taking place in which ordinary men and women played a major role. इसमें क्या था? Spread of agriculture, growth of new towns, craft production, trade. Traders जो थे वो लैंड रूट्स को एक्सप्लोर कर रहे थे विद इन द सब कॉन्टिनेंट और बाहर भी, जैसे वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया में जाके. और बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी, अर्लीस्ट टेम्पल्स बने, स्टूपास बने और बुक्स लिखी गई, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई. दीज डेवलपमेंट टुक प्लेस साइमल्टेनियसली. और ये जो आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें और डिटेल मिलेगी. सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर. सो वील मीट टुमारो विद चैप्टर नंबर 8 एंड टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.